नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू आदित्य क्लासेस। सो आज इन द रैपिड प्रेप सीरीज जेईई नीट एसेंशियल्स हम करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर कंप्लीट इन वन शॉट। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है बिकॉज आई विल बी एक्सप्लेनिंग सारे के सारे कंसेप्ट्स इन डिटेल, ताकि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत ना हो। फिजिक्स में ना कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जैसे मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ईएम वेव्स आएगा, आगे सेमीकंडक्टर आएगा, तो इनमें से ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन और थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इन एग्जाम्स लाइक जेईई नीट। इन सभी में न्यूमेरिकल कम आते हैं लेकिन कम आते हैं। तो इस वजह से आई विल बी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन डिटेल। तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है शायद, आई विल ट्राई कि बहुत ज़्यादा ना हो, बट बिना टाइम वेस्ट किए अब चल गए। देखिए जी, सबसे पहली चीज़ जो आती है हमारे पास वो आती है कि बेसिक्स मैग्नेटिज्म के। तो मैग्नेटिज्म में कुछ कुछ चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए, इससे पहले से आप जानते हैं क्या कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अर्थ एक व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली विद द हेल्प ऑफ एन अनस्पन थ्रेड। अनस्पन मतलब जो इसको हमने घुमाया नहीं हुआ। इट कम्स टू रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ द अर्थ। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरा अर्थ है, हमारा अर्थ है, धरती माता है, तो धरती माता की ये वाली जो एक्सिस हो गई, दिस इज द ज्योग्राफिकल एक्सिस। ये वाला ज्योग्राफिकल साउथ पोल, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। अब इस ज्योग्राफिकल एक्सिस से थोड़ा सा टिल्टेड ये वाली एक्सिस होती है हमारी मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस में ये जो हमारा मैग्नेटिक एक्सिस होती है, ये इसके बीच थोड़ा सा टिल्ट होता है। और ये टिल्ट के बाद जो मैग्नेटिक एक्सिस में नॉर्थ पोल के पास होता है साउथ पोल, एंड जो ज्योग्राफिकल साउथ है उसके पास होता है नॉर्थ पोल। तो अगर मैं कोई मैग्नेट, अपना मैग्नेट, अब मैग्नेटिक एक्सिस, ज्योग्राफिकल एक्सिस, तो ये हमने दिखा दी। इनके बीच का जो एंगल होता है वो हर जगह पर चेंज होता है, ऑल ओवर द अर्थ ही चेंज होता रहता है, एंड एवरेज आता है 11.3 डिग्री का। अब इसमें भी अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मैं एक जो सेकंड पॉइंट में लिखा है कि एक मैग्नेट को मैं ऐसे धागे से बांध के लटका दूँ, तो वो अपने आप ही ना अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलाउंग अलाइन कर देगा। तो जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा वो जाएगा हमारे इस साउथ की तरफ, मतलब अपने नॉर्थ, जो अर्थ का नॉर्थ है उसकी तरफ पॉइंट करेगा, थोड़ा सा टिल्टेड ऑफ कोर्स बट ज़्यादा नहीं। एंड जो अपना साउथ पोल होगा वो साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करने लग जाएगा। आगे लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी आपने पढ़ा था। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन टू मैग्नेटिक poles of strength m1 and m2 separated by distance is directly proportional to product of pole strength, inversely proportional to square of distance between them। जो कि वही हमारा जैसे ग्रेविटेशनल लॉ था एंड कोलम्स लॉ था, वही आ गया। इस लॉ को अच्छे से लिखो, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी के को हटाकर कांस्टेंट लिखो तो μ0/4 पाई लग जाता है m1 m2/r²। ये आपका है मैग्नेटिज्म के अंदर लॉ। अब इसको अगर आप थोड़ा सा जनरलाइज करके देखो तो ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को ऐसा यूनिट में तो यही होगी, ऐसा यूनिट की वैल्यू हो गई इसकी μ0/4 पाई, मतलब 10⁻⁻7। एंड इन CGS यूनिट इसकी वैल्यू होती है 1, मतलब ये पूरा आ जाएगा m1 m2/r² आ जाएगा CGS यूनिट के अंदर। कांस्टेंट की यूनिट होती है एम्पेयर मीटर। करंट इनटू लेंथ, वो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है। आगे बढ़ें तो मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ये पेयरिंग में काम करते हैं, ये सिंगल रहना कभी पसंद नहीं करता। इसको हमेशा अपनी जो साथी है, संगिनी है, वो हमेशा साथ में चाहिए होती है इसको। तो अगर मेरे पास एक ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, मैं क्या करूँ, मैं इसको एनी हाउ मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगा कर मैं इनका रिश्ता तोड़ दूँ, तो क्या होगा, ये दो हिस्से क्रिएट हो जाएंगे, एक ऐसा और हट 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 हट, हाँ, एक ऐसा, ये किसी से क्रिएट हो जाएंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने ये नॉर्थ तोड़ा था यहाँ से और ये साउथ तोड़ा था। ये अकेले रहना नहीं पसंद करते, अकेले रहना नहीं पसंद करते, तो ये क्या करेगा, अपने साथ जो पुराना साथी था वो चला गया तो नया साथी बना लेगा। यहाँ पर एक साउथ पोल बन जाएगा, यहाँ पर एक नॉर्थ पोल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है वो कहीं ना कहीं से निकल के कहीं ना कहीं घुसेगी जरूर। अब नॉर्थ से जो फील्ड निकले वो साउथ में एंटर करेगी। साउथ ये वाला अगर मैं मैग्नेट दूर ले जाऊँ तो फील्ड लाइन कहाँ जाएगी, उसका तो कोई घर ही नहीं बचा। उसका घर बचाने के लिए इसने साउथ पोल को क्रिएट किया। अब आगे बढ़ें तो इंडक्टिव प्रॉपर्टी, इंडक्टिव मतलब इंड्यूस करना, मैग्नेटिक चार्ज इंड्यूस करना, जो चीज़ें सारी से मैग्नेटाइज हो जाती हैं उसके अंदर इंड्यूस करना चार्ज, चार्ज क्या, मैग्नेटिज्म। रिपल्शन इज शॉर्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। रिपल्शन से हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ मैग्नेट है या नहीं। जैसे कि
अगर मान लो मैं एक मेटल को मेरे पास एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ साउथ यहाँ पर और यहाँ पर साउथ में रखा है। मैं यहाँ पर दो चीज़ें रख दी, एक तो मैंने रखा है कोई सा भी एक मेटल का पीस और एक मैंने रखा है मैग्नेट। अब अगर मैं इन दोनों मैग्नेट को इसके पास लेकर आऊँगा तो दोनों ही अट्रैक्ट करेंगे। ओ सॉरी नॉट दिस, अगर मैं इन दोनों को इसके पास मेटल के पास, अरे यार, अगर मैं दोनों को मेटल के पास लेके आऊँगा तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे मेटल को, तो दोनों मेटल तो दोनों ही एंड पे अट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर ये एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट में भी मैंने क्या करा, मैंने ऐसे रखा है मैग्नेट और इसके अंदर नॉर्थ पोल यहाँ पे रखा है, साउथ पोल यहाँ पे रखा है, तो ये तो इसको अट्रैक्ट करेगा लेकिन ये तो इसको रिपेल करेगा। तो अट्रैक्शन तो इधर भी थी, अट्रैक्शन इधर भी है, बट इधर से रिपल्शन है, तो रिपल्शन जहाँ पर हो रही है वो शॉर्टेस्ट है मैग्नेटिज्म का। मतलब अगर कोई चीज़ मैग्नेट है या मेटल है उसको पता करना है तो आप वहाँ पर रिपल्शन देखिए कि रिपेल कर रहा है या नहीं कर रहा। आगे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ या क्या हो रहा है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज सबसे पहले जो मैंने अभी आपसे कहा कि ये नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करती हैं। दीज आर कंटिन्यूस, CTS मतलब कंटिन्यूस क्लोज्ड कर्व्स। कंटिन्यूस क्लोज कर्व, कंटिन्यूस मतलब एक जगह से निकलेगी दूसरी जगह, ब्रेक नहीं होगी कहीं पर, एंड क्लोज्ड कर रहे हैं, ये बंद हो जाते हैं। मतलब अगर ये एक मैग्नेट है नॉर्थ से निकलेगी साउथ में घुस जाएगी लाइन आकर, बीच में कहीं नहीं जाएगी। तीसरा, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आ रही है वो टेंजेंट से पता चल जाएगा। ये फील्ड लाइन जा रही है, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाइए, इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन, ये यहाँ से टेंजेंट बनाइए, टेढ़ा चला गया थोड़ा, यहाँ पर टेंजेंट बनाइए, इधर से ये डायरेक्शन आ जाएगी। तो हर पॉइंट पर जो भी डायरेक्शन होगी वो हमें टेंजेंट से मिलेगी। इसी वजह से नो टू फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक, चलो, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट चलती है और ये उल्टा चलता है इनसाइड द मैग्नेट। साउथ से नॉर्थ चलती है इनसाइड द मैग्नेट, यहाँ से यहाँ पे गई, बट यहाँ से यहाँ पर जो जा रही है अंदर साउथ से नॉर्थ में जाती है हमेशा। तो ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो मैग्नेटिक डायपोल बने, तो मैग्नेटिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल्स इक्वल डिस्टेंस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक डायपोल जैसा प्लस एंड माइनस के दो चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, जब दोनों ईदर पोल स्ट्रेंथ में दोनों ही इक्वल है तो कोई सा भी चल जाएगा, एंड मैग्नेटिक लेंथ, तो M, तो कैपिटल M क्या हो गया, M इंटू 2L। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा था भाई आपने, P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A। डायपोल मूवमेंट पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, M इज इक्वल्स टू 2L बन गई मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। M की यूनिट अभी मैंने बताई आपको, एम्पेयर मीटर इंटू 2L की हो गई लेंथ, तो ये बन गया एम्पेयर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन देखो तो एम्पेयर होता है A, मीटर स्क्वायर हो गया AL स्क्वायर। बस मैग्नेटिक फील्ड्स ने द पॉइंट ऑफ। अच्छा, अब ये और ये नहीं, ये दोनों, ये भी नहीं, ये दोनों, ये तीन डेरिवेशन वही जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी थी शुरुआत में, वही सेम डेरिवेशन करनी है। क्यू की जगह M लगाना है खाली, और B की जगह E की जगह B लगाना है, बस सेम टू सेम डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं करना। जो फॉर्मूला आएगा वो भी सेम टू सेम ही आएगा। तो इसमें क्या करना है, जैसे कि मेरे पास इनमें का मैग्नेट की लाइन है पॉइंट ऑन बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट है। अब बार मैग्नेट के अंदर एक नॉर्थ पोल यहाँ पर, साउथ पोल यहाँ पर, मतलब एक पोल यहाँ पर आ गया, एक पोल यहाँ पर आ गया। अगर मैं इसकी एक्सिस पे यहाँ पे निकालूँ तो वो एक्सियल पॉइंट पे फील्ड आ जाएगी ये वाला, एंड यहाँ पे निकालूँ तो ये बन जाएगी बिंदी, इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड। तो यहाँ पर जब आप फील्ड निकालेंगे तो वो बन जाएगा बी इक्वेटोरियल, और यहाँ पर निकालेंगे तो वो बनेगा बी एक्सियल। फॉर्मूला वही का वही जो आपने पहले निकाला था। पहले क्या आया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, फॉर्मूला क्या आया था एक्सियल लाइन के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्सियल लाइन पे क्या फॉर्मूला बनता था, 2kpr डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर सेम चीज़ बन जाएगी बी एक्सियल, सारी चीज़ों को दूसरे लगाते हैं, मतलब 2k p क्या था डायपोल मोमेंट, यहाँ पर आ रहा है कैपिटल M इंटू आर डिस्टेंस। आर कौन सा डिस्टेंस है, a डिस्टेंस है ये वाला, एंड r डिस्टेंस है
यहाँ से लेकर आगे तक का, तो 2kpmr डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स इक्वेटोरियल पे क्या था, वो 2 नहीं था खाली, तो बी इक्वेटोरियल बन जाएगा आपका के एम आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। फ़र्क क्या आया, फ़र्क ये आया यहाँ पर कि इधर का जो कांस्टेंट था, इधर का कांस्टेंट था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये फ़र्क बना जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मैग्नेटोस्टैटिक्स में घुसे हैं, सिर्फ कांस्टेंट चेंज हुआ, बाकी सारी चीज़ें वही की वही हैं। सेम चीज़ बनेगी जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे। टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेटिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, टाउ इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। यहाँ पर क्या बन जाएगा, टाउ इज इक्वल्स टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब के टाउ इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, दैट्स इट। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बार मैग्नेट क्या था, पीई मतलब यू इज इक्वल्स टू पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। यहाँ पर क्या बन जाएगा, यू इज इक्वल्स टू एम बी इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। सारी की चीज़ें सेम टू सेम, कहीं पर भी कुछ भी मैंने लेश मात्र भी चेंज नहीं करा है, आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल चेंज नहीं, सारी की सारी चीज़ें वही की वही, डिट्टो चेप दिवस है, कुछ भी चेंज नहीं करा। आगे बढ़े तो करंट लूप ऐसे मैग्नेटिक डाइपोल, मतलब ये एक लूप है, यहाँ पर मान लो मैंने करंट ऐसे फ्लो कर रखा है यार, एक तो ये चेंज नहीं करता हूँ। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट के फ्लो के हिसाब से 2 पोल्स क्रिएट होते हैं हमेशा। अगर फ्लो ऐसा है एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ पोल, अगर फ्लो ऐसा है क्लॉकवाइज तो साउथ पोल। यहाँ पे कौन सा बना, साउथ पोल। अब मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ करंट लूप M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू द लूप एंड एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप। तो M इज इक्वल्स टू कांस्टेंट K इंटू आई ए। इन ऐसा यूनिट K होता है 1, तो M इज इक्वल्स टू आई ए आ गया, I इंटू ए एरिया। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M यहाँ से भी निकालो तो इसके जो यूनिट आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, एम्पेयर इंटू एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, वही आ रही है, मतलब सही फॉर्मूला है। चलो जी आगे बढ़े। तो मैग्नेटिक बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। तो अगर हम एक बार मैग्नेट को देखें तो बार मैग्नेट और सोलेनॉइड में सिमिलैरिटी क्या है, एक सोलेनॉइड होता है ऐसा और बार मैग्नेट होता है ऐसा। अब इनके अंदर सिमिलैरिटी क्या होती है, जो इससे भी फील्ड ऐसी चलती है, इससे भी फील्ड ऐसी चलती है, तो फील्ड और यहाँ पे भी अंदर यहीं पर आ रही है और यहाँ पे भी अंदर ऐसे ही आ रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो ये रिप्रेजेंट करता है वो बाहर एक ऐसे ही चलती है। सोलेनॉइड से पहले जब हमने पढ़ा था, मैंने आपसे कहा था कि सोलेनॉइड के बाहर हम मैग्नेटिक फील्ड को ज़ीरो मानते हैं, मैं मानता हूँ, मैंने कहा था। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, 2 चीज़ होती है, सोलेनॉइड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैंने आपको बताया था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट वाली कंडीशन में यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, जब फील्ड बाहर की तरफ जा रही है, मतलब मैंने कोई ना कोई मटेरियल अंदर ऐसा रखा हुआ है, बड़े मतलब मैंने अंदर कोई ना कोई मटेरियल ऐसा रखा हुआ है जिससे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो बाहर तक पहुँच रही है, तो उसकी वजह से सेम टू सेम फील्ड लाइन्स क्रिएट हो रही है एंड हेंस यहाँ पे एक सिमिलैरिटी आ जाती है। सिमिलैरिटी के बाद अगर हम देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है एंड यहाँ पर ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है इन दोनों के लिए। तो क्या है, एक बार मैग्नेट के लिए अगर मैं उसको सोलेनॉइड से कंपेयर करूँ तो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड μ0/4π2m/r³ इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड दिस। एंड एक्चुअली अगर आप देखो तो हो क्या रहा है यहाँ पर कि ये जो फॉर्मूला क्रिएट हुआ 2m/r³, ये कौन सा फॉर्मूला बना, ये वाला फॉर्मूला बना, ये वाला μ0/4π, तो ये आ गया, बचा गया 2mr/r² - a² का होल स्क्वायर। अगर मैं इस वाले केस में ये वाला फॉर्मूला वहाँ पे लेके सॉल्व करते हैं तो हमने क्या करा था, b = 2km
आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हमने किया था। इस केस में मैं अगर लगाऊं कि आर ए से बहुत ज़्यादा बड़ा है तो बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगभग आर स्क्वायर के बराबर, एंड हेंस ये आर स्क्वायर का होल स्क्वायर देन ऊपर से एक पावर कट जाएगी तो ये बन जाएगा 2m r क्यूब ना आर क्यूब डिवीजन में, एंड ये k इज म्यू नॉट अपॉन 4 ये आ गया b बाहर मैग्नेट से, एंड नीचे m की वैल्यू आ गई, एन नंबर ऑफ टर्न्स आई टोटल करंट एंड ए एरिया सर्कुलर है तो एरिया थ्रू पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये वाली चीज़ हम कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ कहता है कि द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। क्यों? अगर मैंने एक सरफेस यहाँ पर लिया और मैंने एक मैग्नेट मान लो यहाँ पर रखा है, ठीक है, तो इससे फील्ड लाइंस निकल रही हैं, यहाँ पे जा रही हैं। जो हम जैसे गॉस लॉ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा था, उसमें क्या था कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं हमने सिर्फ उसी को कैलकुलेट करना है, जो चार्ज रखा हुआ है हमने सिर्फ उसी को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फ्लक्स किससे आएगा? नंबर ऑफ फ्लक्स आता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। फील्ड लाइंस कितनी जा रही है? अब जितनी फील्ड लाइन इससे घुसेंगी उतनी निकलेंगी वापसी, क्योंकि उसको साउथ पोल में भी एंटर करना है। तो नेट फील्ड लाइंस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू दिस कितनी हो जाएगी? क्या था? इंटीग्रल E डॉट ds कितना बनना था? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यह क्या बन जाएगा? B डॉट ds। कितना फील्ड लाइन रुकी इसके अंदर? बिल्कुल भी नहीं। आ गया आंसर 0। कोई फील्ड लाइन नहीं रुक रही। फील्ड लाइन भाई जहाँ से वो एक अच्छा बच्चा है वो अपने घर से निकला घूम फिर के ट्यूशन से, वो सीधा अपने घर पहुँचेगा। वो इधर उधर कहीं अपने दोस्तों के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ कहीं इधर उधर घूमने नहीं जाता। वो घर से निकला, ट्यूशन गया, एंड देन घूम फिर के वापसी घर, मतलब अपने रास्ते पे वापसी घर। इधर उधर कहीं पे भी किसी के पास नहीं रुकता वो कभी भी, एंड हेंस इंटीग्रल V डॉट dl आता है हमेशा 0। आगे बढ़ें तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्यों होती है? तो इसके कई सारे रीजंस होते हैं। एग्जैक्ट रीजन वी डोंट नो येट, हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट अर्थ मैग्नेटिज्म क्यों शो करता है। कुछ चांसेस हो सकते हैं। 3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो अच्छी लगे आप वो मान लो। पहला, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक आयनोस्फेयर नाम की लेयर है जो आपने कक्षा 7वीं 8वीं के अंदर सोशल साइंस में पढ़ी होगी। तो आयनोस्फेयर एक ऐसी लेयर है जहाँ पर आयंस ही आयंस, आयनोस्फेयर के अंदर सारे आयंस हैं इन गैसियस फॉर्म। गैसेस, अब गैसेस तो हमेशा घूमती रहती हैं, इधर उधर कहीं ना कहीं चलती रहती हैं। तो जैसे ही गैसेस इधर उधर घूमती हैं वैसे ही जो चार्ज है वो इधर घूमा या इधर घूमा, कहीं पे भी गया चार्ज। जैसे ही चार्ज इधर उधर गया उससे बना करंट, एंड जैसे ही करंट फ्लो गया उससे बन गई मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस कैन बी ए रीजन, क्योंकि आयनोस्फीयर पूरे अर्थ को घेर रही है, पूरे अर्थ पे वहाँ से करंट बना है, हेंस एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई। हो सकता है ऐसा हो। दूसरा, अर्थ का कोर, और कोर के अंदर है लावा, और उस लावा के अंदर है मोल्टन मेटल, और मोल्टन मेटल का मतलब फिर से चार्ज। मोल्टन मेटल और मोल्टन मेटल का मतलब फिर से चार्ज घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बन गई। मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है, करंट बना, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन गई। तीसरा रीज़न सबसे बेकार मेरे को लगता है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको ठीक लगे तो आपकी मर्जी, कि अर्थ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें मतलब मैं आप हमारे आसपास सारी चीज़ें, आपके हाथ में जो रखा फ़ोन या लैपटॉप या टैबलेट कुछ भी, वो सारी चीज़ें हैं। अभी सारी चीज़ों के अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ ना कुछ एटम्स होते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है जो लगातार घूम रहा है, करंट बन रहा है, आप इधर से उधर लेके जाते हैं। हर एक चीज़ मूविंग है, मोशन में है हमारे अराउंड सारी चीज़ें। तो उससे भी करंट क्रिएट हो सकता है ड्यू टू ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। उससे देखिए जी, आप मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ आते हैं। अर्थ के पास 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास इसी को, इफ़ इट इज़ नॉट विजिबल इन द वीडियो, तो मैं इसको वापसी ड्रॉ कर दूँ। ये एक हमारे पास बुक है, बुक नहीं है, दिस इज ऐसा बनाते हैं इसको, ऐसा। These two are the axis of Earth. This is the geographical axis and this is the magnetic axis. ठीक है, तो अब इन दोनों के जो geographical axis और magnetic axis है, इन दोनों के बीच का एंगल होता है थीटा। एंगल थीटा is called the angle
ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, जो कि मैंने आपसे बताया कि हर एक प्लेस पर अर्थ पे वेरी करता रहता है। दूसरा, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, तो मैग्नेटिक एक्सिस के दो कंपोनेंट बन गए। ये वाला जो बनता है ये होता है बी वी, vertical component of magnetic field, and this is BH, the horizontal component of magnetic field। इन components को अगर मैं जो रिजल्टेंट है वो निकालूँ तो रिजल्टेंट बनेगा यहाँ पर B, नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आएगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल बनाती है वो होता है डेल्टा, एंड दिस डेल्टा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डे। एंड दो कंपोनेंट्स बनते हैं इसके, बी एच और बी वी, विच इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ये समझ जाना, एंड बी वी इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये तीन एलिमेंट होते हैं। जनरली हम इनको लेते हैं, कोई कोई इसको भी ले लेता है, आपकी मर्जी, आपको लेना है लो, नहीं लेना मत, तो अब आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हो, आपको जो मन कर रहा है आप वो करो, बट ये तो इन दोनों में से कोई सा एक आप यूज़ कर सकते हो। अब इसके बीच में अगर हम रिलेशन निकालें तो हमारे पास बनेगा, तो देखिए जी, यहाँ से अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को सॉल्व करूँ अपने पास, इस वाले ट्रायंगल को, तो यहाँ से आएगा डेल्टा ई, बी वी यहाँ पर गया, इसको यहाँ से लेके जाओ तो बी वी यहाँ पर बन जाएगा, मतलब ये वाला ट्रायंगल आपका बनेगा, दिस इज बी एच, दिस इज बी वी, एंड दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला एंगल है डेल्टा। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाता हूँ थोड़ी सी, तो ये बन जाएगा टेन डेल्टा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक सेकेंड, ये बन जाएगा, अच्छा ये डेल्टा है, बी एच इज बेस, बी वी बाई बी एच आएगा। तो देखिए जी, अगर यहाँ पर मैं 10 डेल्टा की वैल्यू निकालूँ, मेरे पास ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा, ये वाला बी वी इधर, ये वाला डेल्टा इधर, बी एच यहाँ पर, बी वी यहाँ पर। तो इधर मैं थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगा दूँ तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, बी वी बाई बी एच। इक्वेटर पर जो डेल्टा होता है वो होता है 0 डिग्री, एंड पोल्स पर होता है डेल्टा 90 डिग्री, ये फिक्स वैल्यू है इसकी। तो अगर ये फिक्स वैल्यू, बी एच की वैल्यू निकालूँ मैं इन टर्म्स ऑफ बी, तो क्या बनेगा, यहाँ पर ये डेल्टा है, दिस इज बी एंड दिस इज एच, तो कॉस थीटा होता है हमारे पास, कॉस डेल्टा हो जाएगा बी बाय एच, तो मतलब बी एच अपॉन बी, तो बी एच आ गया बी कॉस थीटा। तो अगर मैं निकालूँ बी एच एट इक्वेटर, तो ये बन जाएगा बी इंटू इक्वेटर पर डेल्टा होता है 0 डिग्री, कॉस 0, ये बन जाएगा बी एच इज इक्वल्स टू बी। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड इफ मैं निकालूँ इसको पोल्स पे, तो ये बन जाएगा बी एच इज इक्वल्स टू बी कॉस 90 डिग्री, विच इज़ एक्चुअली 0, बी एच आ जाएगा 0, which is the minimum value of the horizontal component of the Earth's magnetic field। ये दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो एमसी के अंदर डायरेक्ट आ सकते हैं, बस ये याद रखना, इक्वेटर पर डेल्टा की वैल्यू 0 होती है, पोल्स पर जो एंगल ऑफ डिप होता है उसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री, एंड ये तीन हमारे पास अपने अर्थ के एलिमेंट्स होते हैं, मैग्नेटिक एलिमेंट्स। आगे बढ़े तो न्यूट्रल पॉइंट अर्थ पर कोई सा भी वो पॉइंट जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, मतलब अर्थ है, अर्थ की एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं एक मैग्नेट यहाँ पे रख रहा हूँ, इसका नॉर्थ पोल यहाँ पे, साउथ पोल यहाँ पर, यहाँ से ना मैग्नेटिक फील्ड बन गई है, यहाँ पर बड़ी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ गई भाई, ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मैं कहूँ कि तुम सा हंसी इस कायनात में है कहीं है, अगर मैं कहूँ कि इस पॉइंट पर जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड अगर इसको यहाँ पे कट कर रही है, इस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस मैग्नेट एम आर इक्वल, एंड इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, यहाँ पर अर्थ की फील्ड की डायरेक्शन है, यहाँ पर अपोजिट भी है, तो ये कट कर जाएगा, मतलब इस पॉइंट पे 0 मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसको न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। जिस पॉइंट पर एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से कट हो जाए, वो पॉइंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट्स।
तो नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल की कुछ क्लासिफिकेशन। तो मैग्नेटिक मटेरियल में सबसे पहले आता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कई बार कांस्टेंट के अंदर। तो म्यू अगर ये फ्री स्पेस के लिए डिफाइंड हो तो म्यू नॉट लिखते हैं। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज म्यू आर इज इक्वल्स टू किसी भी मटेरियल की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। म्यू नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी का मतलब कोई भी सब्सटेंस अपने थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कितनी आसानी से पास होने देता है। तो परमिटिविटी इज म्यू बाय म्यू नॉट। अगर इसकी एसआई यूनिट देखो तो एसआई यूनिट और डायमेंशन के लिए हम कोई भी इसका पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। तो फॉर्मूला लिख देते हैं जैसे बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई होता है एक सोलेनॉइड के लिए। तो यहाँ से म्यू नॉट आ जाएगा आपके पास बी डिवाइडेड बाय एन आई। बी क्या हो गया? टेस्ला है ना। एन इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट लेंथ, तो एन बाय एल, तो ये आ गया मीटर एंड एम्पेयर इनवर्स। तो ये ऐसे यूनिट आ गई 10 टेस्ला मीटर एम्पेयर इनवर्स। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट लेंथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर लेंथ ऊपर चली गई तो वो बन गया मीटर एंड डिवाइड बाय आई है, तो एम्पेयर इनवर्स। यहीं से इसकी डायमेंशंस भी आ जाएंगी। आप डायमेंशन कैलकुलेट करो, बी की डायमेंशन, अच्छा बी की डायमेंशन निकालते हैं। तो अगली क्वांटिटी है हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फील्ड स्ट्रेंथ या फील्ड इंडक्शन, जिसको हम कहते हैं बी। जो मैंने पहला लेक्चर था इस यूनिट का उसमें उठाया था कि बी को फील्ड नहीं कहते, फील्ड इंटेंसिटी या फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। तो अगर मेरे को बी निकालना है, बी की डायमेंशन, तो बी के लिए फॉर्मूला लिख देते हैं कोई सा, एफ इज इक्वल्स टू बी आई एन। ये फॉर्मूला लिख देते हैं। अब किसी भी फॉर्मूले से डायमेंशन और ऐसा यूनिट इनकी निकाल सकते हैं। तो बी आ गया एफ डिवाइडेड बाई आई एन। एफ इज फोर्स, फोर्स होता है एम एल टी माइनस 2, आई होता है करंट ए, एल आ गया लेंथ एल। अब इसको सॉल्व कर लो, एल से एल कट गया, एम और ए ऊपर चला जाएगा, तो एम टी माइनस 2 ए माइनस 1 आ गई इसकी डायमेंशन। यूनिट होती है इसकी टेस्ला और डायमेंशन आ गई इसकी एम टी माइनस 2 ए माइनस 1। इसको यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर बन जाएगा म्यू नॉट की डायमेंशन आ जाएगी एम टी माइनस 2 ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो एल माइनस 1 एंड ए आ जाएगा एम्पेयर। तो इसकी जो डायमेंशन है वो बन गई एम, एल चला गया ऊपर एक एल, टी माइनस 2 तो वहीं का वही है, एंड ए माइनस 1 पहले से था और एक और ए चला गया, तो ये बन गया ए माइनस 2। ये आ गई हमारे पास इसकी डायमेंशंस। आगे बढ़े तो ये हो गया मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी एच। डिग्री टू विच अ मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ मटेरियल। एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक मटेरियल रखा है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेटिक मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज कर सकती है, वो होता है एच। एक और क्वांटिटी आती है द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन विच इज एक्सटेंड टू विच अ स्पेसिमेन इज मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। समझ लो डिफरेंस। पहला क्या है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी इज मैग्नेटिक फील्ड कितना मैग्नेटाइज कर सकती है एक मटेरियल को, तो ये प्रॉपर्टी हुई फील्ड की। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड। एंड जहां पर क्या है, स्पेसिमेन कितना मैग्नेटाइज हो रहा है, तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये पहला डिफरेंस। दूसरा, ये क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज कर रही है, हैंस दिस इज अ कॉज, एंड ये मैग्नेटाइज हो रहा है, तो दिस इज एन इफेक्ट। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है इन दोनों का। ठीक है जी, चलिए जी और बढ़ते हैं आगे। तो ऑल्सो डिफाइंड इज द नंबर ऑफ एम्पेयर टर्न्स फ्लोइंग अराउंड यूनिट लेंथ ऑफ टोरॉइडल सोलेनॉइड टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक इंडक्शन बी इन द सोलेनॉइड। तो H is also defined as number of ampere turns flowing around unit length of solenoid. Number of ampere turns unit length मतलब per unit length आ गया, तो ये बन गया ampere per meter। डायमेंशन क्या आ गई, a l माइनस 1। आगे बढ़ जाएं, इसमें देखें also defined as magnetic moment per unit volume। तो I is equals to magnetic moment per unit volume। मैग्नेटिक मूवमेंट की जो यूनिट हमने पढ़ी थी वो थी एम्पेयर मीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड करते हैं मीटर क्यूब, जो इसकी यूनिट है ये भी आ जाएगा एम्पेयर पर मीटर। हैंस इसकी भी जो डायमेंशन है वो आ जाएगी ए एल माइनस 1। दोनों की यूनिट और डायमेंशन सेम है। आगे बढ़े तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये होता है कि
इस सिंबल का नाम होता है छी, ऐसे चाई कहते हैं इसको, बट ऐसे छी होता है भी छी। तो द प्रॉपर्टी विच डिटरमाइन हाउ इजीली स्पेसिमेन कैन बी मैग्नेटाइज, कितनी आसानी से कोई चीज़ मैग्नेटाइज हो जाएगी। परमेबिलिटी क्या थी, द डिग्री, परमेबिलिटी इज द ईज विद विच मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी बॉडी के थ्रू पास हो सकते हैं। एंड ससेप्टिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी विच डिटरमाइन कि जो ये सब्सटेंस है, मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ये कितनी आसानी से खुद मैग्नेटाइज हो जाएगा, वो ससेप्टिबिलिटी। ऑल्सो डिफाइंस द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मतलब साई इज इक्वल्स टू आई बाई एच। दोनों की सेम यूनिट सेम डायमेंशन थी एंड हेंस दिस इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के बाद हमारे पास आता है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। तो पूरी डेरिवेशन है इसकी वैसे तो एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन ना वो सीबीएसई के अंदर आएगी, ना आपके पास जेईई में आएगी, ना आपके पास नीट के अंदर आएगी। तो बेटर है सिर्फ एक फॉर्मूला याद करो कि म्यू आर मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1 प्लस साई एम। आगे साई एम मतलब मटेरियल का। अगली चीज़ आती है हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास तीन होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। मैग्नेटिक मटेरियल की क्लासिफिकेशन आती है ड्यू टू देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ना इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एक ऐसे ना डायरेक्शन के अंदर चलने लग जाते हैं। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन बनते हैं ना, इसको नाम दिया जाता है डोमेन। तो ये जो डोमेन्स है ना सारे, अगर सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अगर क्या हो रहा है कि कुछ तो उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन कुछ अपोजिट डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये होता है पैरामैग्नेटिक। एंड इफ सारे के सारे अपोजिट डायरेक्शन में ही चल रहे हैं तो ये होता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो हमें देखेंगे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के कुछ प्रॉपर्टी। तो जब ये अपोजिट चल रहा है तो मतलब कि अगर एक मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो दिस विल मूव आउट फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रेफर टू गो आउट ऑफ इट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बाहर से पास करती है, इसके अंदर नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को भी ये नहीं पसंद। तीसरा, अगर मैं इसको लटका दूं ऐसे इन ए मैग्नेटिक फील्ड तो ये क्या करेगा, दिस अलाइंस इट्स शॉर्टेस्ट एक्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मतलब मैं इसको ऐसे लटका दूँ, मान लो मैग्नेटिक फील्ड उसी तरफ है, मैं इसको ऐसे लटका दिया तो ये क्या करेगा, अपनी छोटी सबसे छोटी वाली एक्सेस कौन सी है, ये वाली इसकी सबसे छोटी एक्सेस है ये वाली, तो ये इसको ऐसे लग जाएगा। फील्ड उस तरफ है, ये ऐसे खड़ा होगा, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आ जाएगा। तो ये तीन चीज़ हो गई। चौथा, जो इसके लिए म्यू आर की वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है, तो इसके लिए जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होगी वो आ जाएगी नेगेटिव। ससेप्टिबिलिटी हैज़ स्मॉल नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव क्यों आएगी भाई, आप इस फॉर्मूले में लगा दो वैल्यू। म्यू आर को मान लो अगर 0.5 है तो 1 प्लस जाई एम, तो जाई एम कितना हो गया, 0.5 माइनस 1 मतलब माइनस 0.5। तो जाई एम की स्मॉल नेगेटिव वैल्यू आती है। एंड लास्टली दिस इज डायमैग्नेटिज्म इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इसका तापमान से कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़े हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी देखें। सेम टू सेम आप अपोजिट इनकी प्रॉपर्टीज़ कर दीजिए। पहला क्या था, मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर रीजन, तो इसमें प्रॉपर्टी हो जाएगी चेंज, दैट दे मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर रीजन ऑफ द फील्ड इन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रेफर टू गो आउट ऑफ इट, इसकी प्रॉपर्टी उल्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रेफर टू गो थ्रू इट। तीसरी क्या थी, अलाइन इट्स शॉर्टेस्ट एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो इसमें हो जाएगा उल्टा, अलाइन इट्स लॉन्गेस्ट एक्सिस इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड।
मतलब ऐसे मैंने रखा है अगर फील्ड में, तो ये ऐसे हो जाएगा अपने आप ही, फील्ड की डायरेक्शन में सबसे लंबी एक्सिस लगा लेगा। चौथा म्यू आर होता है इसका 1 से थोड़ा बड़ा। 1 से थोड़ा बड़ा होने का मतलब जो साई एम होगा हैज़ स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। और आगे बढ़ जाएं तो क्या बोला, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ को अगर आप थोड़े टाइम मल्टीप्लाई कर दो तो वो फेरोमैग्नेटिक बन जाता है। मूव फ्रॉम वीकर रीजन टू स्ट्रॉन्गर रीजन बहुत तेज। मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रेफर टू गो थ्रू इट सारी की सारी। अलाइंस लॉन्गेस्ट एक्सिस बहुत जल्दी। म्यू वायर 1 से बहुत ज़्यादा होता है। जाई एम की पॉजिटिव वैल्यू लार्ज होती है। टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ एक हमारी क्यूरी ने एक लॉ दिया था। इस लॉ के हिसाब से आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, मैं आपको सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट बताता हूँ इसका। जो क्यूरी लॉ था, क्यूरी लॉ में कहा था कि अगर मैं किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट करूँगा, किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर मैं हीट करूँगा तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक को हीट करूँगा तो वो डायामैग्नेटिक बन जाएगा। मतलब अगर मैं किसी भी एक सब्सटेंस को हीट करूँगा तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी छोड़ता चला जाएगा ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर। दिस इज क्यूरीज लॉ। इसका अगर आप मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखना चाहें तो ये बन जाएगा जाई एम is proportional to 1/t and psi m is equals to c/t where c is Curie's constant। बस इतना ही। चलो, हिस्टेरेसिस कर्व। तो हिस्टेरेसिस कर्व इज अ कर्व बिटवीन b एंड h। तो एक ये कर्व होता है बिटवीन b एंड h। यहाँ पर होता है b, यहाँ पर होता है h। तो मान लीजिए मेरे पास कोई एक सब्सटेंस है, मैंने उस पर मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाया, तो वो पहले जाता है ऐसा, ऐसा। देन मैंने क्या करा, मैंने मैग्नेटाइजिंग फोर्स उस पर से हटा दी। अब मैग्नेटाइजिंग फोर्स हटाने के बाद भी वो ना पूरी तरीके से मैग्नेटाइजेशन अपनी लॉस नहीं करता, वो कुछ ना कुछ उसके अंदर फील्ड रह जाती है। अब इसको फील्ड को अगर मेरे को हटाना है तो मेरे को कुछ ना कुछ रिवर्स डायरेक्शन में उस पर ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगानी पड़ेगी। इसी को मैं आगे बढ़ाता हुआ चलूँ तो फिर से सैचुरेशन बढ़े, ये बढ़ाया, ये सैचुरेशन पॉइंट पे पहुँचा एंड देन ये फिर से सैचुरेशन पॉइंट पे आया, जहाँ पर ये सैचुरेट हो गया। अब इसको वापसी अगर मैं 0 पे लेकर आऊँ इसको, तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड आ रह जाती है थोड़ी बहुत इसके अंदर, उसको 0 पे लाना है, अपोजिट डायरेक्शन में फिर से फील्ड लगानी पड़ती है एंड देन ये फिर ये इस पार्ट पे पहुँच जाता है। यहाँ से आगे सैचुरेशन है, इधर पॉइंट पे सैचुरेशन है, ये बनता है हिस्टेरेसिस कर्व। अब इस हिस्टेरेसिस कर्व के अंदर से हमें दो चीज़ें देखनी होती है। अब ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू कंटिन्यूस मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मटेरियल। एक मटेरियल है मेरे पास, वो लगातार मैग्नेटाइज हो रहा है। तो अभी क्यों हो रहा है? ड्यू टू इसके अंदर मेरे को दो चीज़ें देखनी है। मैग्नेटाइजेशन तो हो रहा है, दो चीज़ें देखनी है। ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, इसको कहते हैं रिटेंटिविटी एंड इसको कहते हैं कोअर्सिविटी। रिटेंटिविटी की जब मैंने मैग्नेटाइजिंग फील्ड फोर्स हटा दी उसके बाद भी ये कितना रिटेन करी इसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एंड कोअर्सिविटी इज कितना लॉस हुआ यहाँ पर। कोअर्सिविटी कितना लॉस हुआ मतलब कितनी आसानी से मैग्नेटिक फील्ड को खो देगा। अगर मैं आपके पास दो सैंपल बताऊँ तो जैसे सॉफ्ट आयरन के लिए कर्व होता है ये, एंड स्टील के लिए कर्व होता है ऐसा। ये वाला कर्व इज फॉर सॉफ्ट आयरन एंड दिस इज फॉर स्टील। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर ये रिटेंटिविटी देखो, इसकी रिटेंटिविटी स्टील की इतनी है, सॉफ्ट आयरन की, एंड स्टील की है इतनी। रिटेंटिविटी सॉफ्ट आयरन की ज़्यादा, मतलब वो मैग्नेटिक फोर्स को ज़्यादा अच्छे से रिटेन करते हैं, हैंस जो सॉफ्ट आयरन है उसको हम यूज़ करते हैं टू मेक मैग्नेट्स। कोअर्सिविटी देखो तो कोअर्सिविटी स्टील की है इतनी एंड आयरन की है इतनी, मतलब स्टील मैग्नेटाइजेशन आसानी से लूज कर देता है। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँ इसका या मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाऊँ इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो स्टील आसानी से जो अपना मैग्नेटाइजिंग पावर है उसके अंदर उसको छोड़ देगा, पर सॉफ्ट आयरन छोड़ देगा, स्टील नहीं छोड़ेगा। कोअर्सिविटी स्टील के अंदर ज़्यादा है।
तो रिटेंटिविटी शोज कि वो कितनी आसानी से मैग्नेटाइज हो रहा है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाने के बाद भी उसने मैग्नेटिक फील्ड कितने अच्छे से रिटेन करी, एंड कोअर्सिविटी शोज कि वो कितनी आसानी से वो मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो उसने ऑक्यूपाई कर ली उसको छोड़ देगा। दिस इज हिस्टैरिसीस एंड दिस इज इट फॉर दिस यूनिट। सारी चीज़ें फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड फॉर जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट, सीयूईटी, क्लास 12 बेसिक्स सब कुछ कवर हो चुका है। आई होप आपको सारी चीज़ें बेहद अच्छे से समझ आई होंगी इस यूनिट के अंदर। आई होप सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर है, एंड इफ़ इट इज़ इट, अगर सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि ये सारे कंसेप्ट आपके एकदम क्लियर हो चुके हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। कुछ भी डाउट हो तो वो भी बताइए। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। गो एंड जॉइन इट। Do as many questions as you can. All the best to your exams. Thank you very much.